So, hello everyone. Hope you guys are doing very well in your studies. So, today in this lecture, we will going to start our chapter number 3 of Business Law, that is Sales of Good Act 1930, and Unit 1, that is Formation of Contract of Sale. तो इस पूरी यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पार्टीज कौन सी होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस दी गई है कि कौन क्या रहेगा, क्या डेफिनेशन रहेगी, किसको हम क्या बोलते हैं। बायर एंड सेलर की डेफिनेशन है। सबसे पहले बायर कौन, जो गुड्स बाय करे। सेलर को हमें पता है, बट जो एग्रीज टू बाय करे वो भी हमारा बायर होता है। तो जो बाय कर ले या वो कॉन्ट्रैक्ट करे मैं कि फ्यूचर डेट पे आपके साथ बाय करूंगा, तो वो भी हमारा बायर होता है। सेलर कौन, वही सर जो सेल करे या फिर एग्री टू सेल करे, इज कॉल्ड एज सेलर। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल इस एक्ट में नहीं कवर होते हैं। इस एक्ट में सिर्फ वो प्रॉपर्टी कवर होती है जो कि क्या है, मूवेबल। बट दो चीज उसमें कवर नहीं होती, पहला एक्शनेबल क्लेम और दूसरा मनी इन सर्कुलेशन। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? जो हमारे लोन्स एडवांसेस है जिनको मुझे एक्शन लेके रिकवर करना पड़ेगा, वो हमारे होते हैं एक्शनेबल क्लेम। और मनी इन सर्कुलेशन मतलब करेंसी नोट जो अभी चल रहे हैं इंडिया में, तो वो भी हमारे गुड्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। बट क्या चीज इंक्लूड होती हैं? स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, क्रॉप्स हो गई, या थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड। तो ये सारे हमारे गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अब गुड्स की क्लासिफिकेशन क्या है? कितने तरह के गुड्स हमारे होते हैं? पहला हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा हमारा फ्यूचर गुड्स, तीसरा हमारा कंटिजेंट गुड। अब एग्जिस्टिंग गुड वैसे मैं आपको हिंदी बताता हूँ क्या होता है। एग्जिस्टिंग गुड का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे एग्जिस्ट करते हो। फिर उसकी भी तीन कैटेगरीज डिवाइड करी हुई है। पहला क्या, स्पेसिफिक गुड, दूसरा असर्टेन्ड गुड और तीसरा अनएसर्टेन्ड गुड। स्पेसिफिक गुड में क्या होता है? देखो एग्जिस्टिंग गुड की डेफिनेशन दी है पहले, विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे वो एग्जिस्ट करते हो, कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग गुड। उसमें स्पेसिफिक गुड का सबसे पहला पॉइंट है विच आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ सेल, जो कि आइडेंटिफाइड हो, मतलब जो मुझे पता हो कि मुझे वो वाले गुड्स चाहिए हैं, दैट गुड्स विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड, असर्टेन गुड के लिए आपको अनअसर्टेन भी समझना पड़ेगा साथ में। अनअसर्टेन क्या होता है? अनअसर्टेन होता है कि मैंने ऐसी कोई चीज मांगी है जो कि बल्क में से निकाल के देनी है। लेट्स से मैंने डिमांड किए 100 केजी राइस। ओके, अब राइस का जो पूरा उसका बैग होगा, उसमें से वो 100 किलो निकाल के फिर मुझे देगा। अब 100 नहीं तो लगाओ 10 किलो चावल मैंने मांगी है, 100 किलो का बैग है उसके पास, 10 किलो उसमें से मुझे निकाल के देगा वो। तो 100 किलो का जो बैग है वो क्या हुआ? हमारा अनअसर्टेन गुड। और जो 10 किलो उसने मेरे लिए स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड किए हैं उसको हम बोलते हैं असर्टेन्ड गुड। तो अनअसर्टेन क्या, विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ सेल, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं है। मैंने सर उसको ये बोला है कि चावल चाहिए मुझे, अब पूरे बैग में से कौन से चावल मुझे मिलेंगे वो मुझे नहीं पता है। असर्टेन क्या, जो सेलर ने बायर के लिए अलग से निकाल के रख दिए हैं, वो बोलेंगे असर्टेन्ड गुड। व्हेन आउट ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी of uncertain goods, the number of quantity is identified is called as uncertain good. लार्ज क्वांटिटी में से जो कुछ बल्क निकाल के सेलर ने बायर के लिए अलग से रख दिया है, उस बल्क को हम बोलते हैं असर्टेन गुड। उसके बाद फ्यूचर गुड। फ्यूचर गुड मतलब जो फ्यूचर में या तो मैन्युफैक्चर होने हो या फिर प्रोड्यूस होने हो, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। कंटिजेंट गुड, जो किसी इवेंट के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड होता है, एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड ऑन सर्टेन इवेंट इज कॉल्ड एज कंटिजेंट गुड। जिनका मिलना ना मिलना किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं कंटिजेंट गुड। लेट्स से अब एक पर्सन है सी, उसके पास एक मुगल एम्परर की पेंटिंग है जो मुझे बहुत पसंद है, बट सी मेरा फ्रेंड नहीं है। सी मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है। लेट्स से बी मेरा फ्रेंड है और बी का फ्रेंड कौन है? सी। मैंने बी को बोला कि सी के पास एक बहुत अच्छी पेंटिंग है, आप पूछो ना उससे क्या वो मुझे सेल करेगा। ओके, तो बी ने मुझे क्या कहा, चलो मैं पूछ लूंगा, अगर उसने हाँ बोल दिया तो मैं आपको लेके दे दूंगा। तो मतलब बी मुझे पेंटिंग लाके देगा, ये किस इवेंट के ऊपर डिपेंड है? ये उस इवेंट के ऊपर डिपेंड है कि सी उसको देगा या नहीं देगा। तो इसीलिए वो किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड है, कॉल्ड एज कंटिजेंट गुड। डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड एज डिलीवरी। अब फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी क्या होता है? जब हम फिजिकली अपने गुड्स को
बायर को डिलीवर कर देते हैं उठा के, इज कॉल्ड एज एक्चुअल डिलीवरी। सेकंड इज कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी में क्या था कि जहां पे गुड्स की जो कस्टडी है वो ट्रांसफर नहीं होती है, वो चेंज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप चेंज होती है। लेट्स से मैंने सेलर को बोल दिया कि आप 2 दिन के लिए अपने पास ही रखो इसको, ठीक है, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। अब क्या है, ओनरशिप तो डिलीवर हो गई, ठीक है, बट अभी कस्टडी अभी किसके पास है, कस्टडी भी सेलर के पास रखी हुई है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी, जहां पे गुड्स का नेचर ऐसा हो जो कि उठाने लायक ना हो, मतलब वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर उठा के नहीं हो सकते, तो हम उसके सिंबल को ट्रांसफर करते हैं। तो सिंबल को ट्रांसफर करना इटसेल्फ इज मेरे सिंबॉलिक डिलीवरी, कि मैंने गुड्स को ट्रांसफर नहीं किया बट उस तरीके को ट्रांसफर कर दिया जिससे वो गुड्स किसी और की पोजीशन में जाने होते हैं। डिलीवरी ऑफ ए टोकन वेयर एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, देयर मे बी डिलीवरी ऑफ मींस, जहां पे एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है वहां पे मैं उसको डिलीवरी लेने के जो मींस है वो ट्रांसफर कर देता हूं, उसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स हमारे 2 तरह के होते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट हुआ वही उसका ओनर माना जाएगा, जैसे डिलीवरी रिसिप्ट हो गई या फिर रेस्टोरेंट बिल हो गया, ठीक है, जिसमें एडवांस से बिल कटवा लिया कोई, तो जिसके हाथ में वो बिल होगा उसी का वो ओनर माना जाएगा। और यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एज प्रूफ ऑफ पोजेशन, मतलब डिलीवरी रिसिप्ट कैसे, कि मैंने मेरे एजेंट को बोल दिया कि डिलीवरी रिसिप्ट ले जाओ और जाके उसको दिखा देना, वो गुड्स आपको दे देगा। ओके, तो मतलब उस बंदे, जिस भी बंदे के हाथ में डिलीवरी रिसिप्ट होगी वो क्या होगा, ओनर माना जाएगा कि उसको ये गुड्स लेने का अधिकार है, तो उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब ये कि चाहे वो डॉक्यूमेंट किसी के भी पास हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, जिसका नाम उसके अंदर डला हुआ है वही उसका स्टिल ओनर माना जाएगा। इट शोज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, mere transfer of this document does not allow anyone to claim the ownership। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर देने से किसी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, यह सिर्फ शो करता है कि हाँ भाई इस चीज का ओनर कौन है। जैसे 2 एग्जांपल मेरे पास आपके लिए, पहले इसका हो गया प्रॉपर्टी डीड, रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं हम, कि जिसका उसके अंदर नाम होगा वही उसका ओनर माना जाएगा। और दूसरा अपना होता है इसमें आप मानेंगे शेयर सर्टिफिकेट, कि शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम होगा वही शेयर का मालिक माना जाएगा। उसके बाद मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन, जो कि ऑथराइज है सेलर के बिहाफ पे काम करने के लिए, कॉल्ड एज मर्केंटाइल एजेंट। फिर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का यहाँ पे कोई एसेट नहीं है, प्रॉपर्टी का नाम मतलब होता है यहाँ पे ओनरशिप। ओके, अब 2 तरह की ओनरशिप होती है, 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, जनरल एंड स्पेशल। जनरल में कौन होता है, ओनर, और स्पेशल में कौन होता है, पोजेसर। जनरली दोनों ही एक के पास होती है, जनरल भी और स्पेशल प्रॉपर्टी भी एक ही पर्सन के पास होती है, बट कुछ केसेस में जनरल ओनरशिप किसी के पास होती है और स्पेशल ओनरशिप किसी और के पास होती है। जैसे अब मेरे पास गोल्ड है, ओके, अब गोल्ड को मैंने किसी को बेल किया है, मतलब मैंने किसी को यूज करने के लिए दे दिया, ओके, अब क्या यूज करने के लिए दिया है तो वही मालिक हो गया उसका, नहीं, वो उसके पास तो सिर्फ पोजेशन आया है ना, ओनर तो सिर्फ मैं ही रहूंगा उसका। तो यहाँ पे जनरल ओनरशिप किसकी रही, मेरी, और स्पेशल ओनरशिप उसकी रही। स्पेशल वो का चीज कवर होती है जहां पे सिर्फ सामने वाले को यूज करने का अधिकार हो और कुछ भी करने का अधिकार ना हो। उसके बाद सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल का क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर कर देना, इज कॉल्ड एज सेल। और एग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब है, जहां पे हम ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे एट एनी फ्यूचर डेट, कि किसी फ्यूचर डेट पे हम ट्रांसफर करेंगे, अभी हम ट्रांसफर नहीं करें, कॉल्ड एज एग्रीमेंट टू सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के लिए क्या क्या हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स है, पहला 2 पार्टीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर मुद्दा क्या होना चाहिए, मुद्दा हमेशा गुड्स होने चाहिए, और प्राइस इन मनी, मतलब जो कंसिडरेशन मेरे पास आएगी वो पैसों में होनी चाहिए, इन काइंड वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। अदर बेसिक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, और जितने भी हमने यूनिट 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स थे, फ्री कंसेंट वगैरह, कंपिटेंट, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद डिस्टिंक्शन है सेल के बीच में और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में वो फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल के केस में दोनों पार्टीज की तरफ से एग्रीमेंट पूरी होगी, मतलब ऑब्लिगेशंस पूरी होगी, मतलब मुझे गुड्स देने पर गुड्स दे दिए,
सामने वाले को पैसे देने तो समझे पैसे ही दे दी, कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बट एग्रीमेंट टू सेल में दोनों की तरफ से ही पेंडिंग है, ना ही उसने मुझे पैसे दिए ना ही मैंने उसको गुड्स दिए, कॉल्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रेच, सेलर कैन शू द बायर फॉर द प्राइस। तो मान लो कि ब्रेच कर दिया बायर ने, तो सेलर बायर को प्राइस के लिए शू कर सकता है। एग्रीमेंट टू सेल के केस में प्राइस के लिए शू नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस के लिए वो शू कर सकता है। लायबिलिटी, सेल के केस में लायबिलिटी किसकी रहेगी? बायर की। ये दोनों सेम है, लायबिलिटी और रिस्क बायर की। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में लायबिलिटी किसकी रहेगी? सेलर की। बर्डन ऑफ रिस्क, अब ये बात आगे हम यूनिट्स में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 3 में, कि रिस्क किसका होता है? जिसकी ओनरशिप होती है उसी का रिस्क होता है। अब यहाँ पे सेल के केस में रिस्क भी किसका है? सेल के केस में सेल पूरी हो गई तो रिस्क बायर का हो गया ना, तो रिस्क भी सॉरी लायबिलिटी किसकी? बायर की। बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई है, किसी फ्यूचर डेट पे होनी है, तो रिस्क भी कब पास होगा? एट ए फ्यूचर डेट। तो इसलिए अभी रिस्क किसका रहेगा? सेलर का। नेचर ऑफ राइट, जस्ट इन रैम। जस्ट इन रैम का मतलब क्या है कि अब मेरे पास, जैसे लेट्स से मेरे पास ये मोबाइल आ गया, ओके, अब इस मोबाइल का जो राइट है वो अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड मेरे पास है, मतलब इस मोबाइल के लिए किसी से भी लड़ सकता हूं कि मेरे पास इसकी वैलिड ओनरशिप आ गई है। दूसरा जस्ट इन पर्सनम। जस्ट इन पर्सनम का क्या? जहां पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के पास राइट होता है। जैसे अब एग्रीमेंट टू सेल, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया पेंटिंग डिलीवर करने का। अब बी ने अगर डिफॉल्ट कर दिया, क्या ए डी को शो कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट उसका बी के साथ हुआ है। तो इसलिए जस्ट इन पर्सनम मतलब कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर राइट आया हो। जस्ट इन रैम मतलब होल वर्ल्ड। ठीक है कि आपको ध्यान रखना है। राइट ऑफ रीसेल, सेल करने के बाद सेलर रीसेल नहीं कर सकता, बट एग्रीमेंट टू सेल में अगर बायर ने डिफॉल्ट किया तो सेलर रीसेल बिल्कुल कर सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, बड़े ध्यान से सुनना है, दो पॉइंट बच्चों को समझ में नहीं आते हैं ये। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट उसके लिए उसका कोई ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करेगा। ओके, अब जो सेलर के गुड्स बायर के पास रखे हुए हैं, क्या सेलर के ऑफिशियल असाइनमेंट को वापस ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं ले सकता, वो सिर्फ प्राइस ले सकता है उससे। असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स, ही कैन रिकवर ओनली द प्राइस फ्रॉम द बायर। एग्रीमेंट टू सेल के केस में गुड्स अभी किसकी प्रीमाइसिस पर रखे हुए हैं? सेलर की प्रीमाइसिस पर रखे हुए हैं, तो जो उसका ऑफिशियल असाइनी है वो गुड्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर का क्या मतलब है? बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया और सेल हो गई तो गुड्स किसके पास आ गए? सर बायर के पास आ गए, तो असाइनी गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सकता है। अब एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल के किसी क्या बायर के पास क्या कोई वो है गुड्स आ गए हैं? नहीं आए, सेलर के पास ही वो पड़े हुए हैं, तो असाइनी के पास कोई भी कंट्रोल नहीं आएगा। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद सेल एंड हायर परचेज। देखना क्या है इसमें, सेल के केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? सर इमीडिएटली। बट हायर परचेज के केस में क्या? लास्ट इंस्टॉलमेंट में। पोजीशन, जो सेल करता है वो जिसके पास ओनरशिप आती है उसको बोलते हैं ओनर ऑफ द गुड्स। बट हायर परचेज के केस में उसको बोला जाता है एज अ बेली। टर्मिनेशन, बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, बट हायरर टर्मिनेट, हायरर कौन होता है? जो हायर परचेज पे चीज लेता है वो टर्मिनेट कर सकता है, और टर्मिनेट करने के बाद इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए वो बिल्कुल भी लायबल नहीं होता है। रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो प्राइस बायर ने पे नहीं किया है उसका रिस्क किसके पास होगा? सर सेलर के पास होगा। वेरी गुड। बट हायर परचेज के केस में अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं की तो कोई भी किसी तरह का रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे ओनर अपने गुड्स को वापस क्लेम कर सकता है। हायर परचेज के केस में ये उसके पास एक स्पेशल राइट होता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, बायर ट्रांसफर कर सकता है, बट हायरर कभी भी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती। रीसेल, बायर कैन रीसेल, हायरर कैन नॉट रीसेल। उसके बाद सेल एंड बेलमेंट। पहले आप पढ़ो कि बेलमेंट का मतलब क्या है। बेलमेंट का मतलब है कि मैं अपने गुड्स किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूं
फॉर यूजिंग ऑफ स्पेशल पर्पस, मतलब सामने वाले को मेरे गुड्स चाहिए हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करने के लिए चाहिए हैं। तो अगर मैंने अपने गुड्स उसको दे दिए तो उसको बोलते हैं पेमेंट। लेट्स से मिस्टर ए सामने है, वो बोल रहे सर मुझे आपका फोन चाहिए 2 मिनट के लिए, और मैंने उसको फोन यूज करने के लिए दे दिया, तो जो मेरी प्रोसेस हुई कि मैंने उसको फोन दिया है उसको बोलते हैं हम बेलमेंट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल के केस में इमीडिएटली हो जाती है, बट बेलमेंट के केस में सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओके, ओनरशिप ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होती है। रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न पॉसिबल नहीं है सेल की, क्योंकि सेल होगी तो वापस थोड़ा ना आएगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो वो बात अलग है। बट बेलमेंट के केस में यूज करने के बाद वो गुड्स मुझे जरूर वापस मिलने होते हैं। कंसिडरेशन सेल के केस में तो हमेशा होता है कंसिडरेशन, मनी की फॉर्म में हमने पढ़ा, अभी मनी इन काइंड के फॉर्म में नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के फॉर्म में हो सकता है। और बेलमेंट आइदर ग्रेटिट्यूअस भी हो सकती है और ग्रेटिट्यूअस नहीं भी हो सकती, मतलब इन मनी भी हो सकती है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, देखो सेल तो हमने बता दिया कि मैंने सामने वाले को गुड्स बेच दिए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या है? वर्क एंड लेबर क्या होता है कि मैंने अपने गुड्स किसी सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर किए हैं ताकि वो उसके ऊपर काम करे कुछ, और काम करने के बाद मुझे वो वापस लौटा दे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हाउ मेड कैसे बनाया जाता है? ये ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होता है, डिलीवरी करा जाता है, कंसिडरेशन होता है। अब इन 3 मोड में से किसी भी मोड में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इमीडिएट डिलीवरी हो जाए, इमीडिएट पेमेंट हो जाए, बहुत अच्छी बात है, या फिर डिलीवरी और पेमेंट दोनों क्या हो, इंस्टॉलमेंट में हो, कि मैं 10 किलो गुड दूंगा, 10 किलो का प्राइस दे देगा, फिर और 10 किलो, फिर और 10 किलो का प्राइस, ऐसे। फिर डिलीवरी ऑफ पेमेंट दोनों ही क्या आएंगी एट अ फ्यूचर डेट, दोनों फ्यूचर डेट पे, इसको बोलते हैं हम कि इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना सकते हैं। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब्जेक्ट मैटर क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का? सबसे पहले गुड्स होने चाहिए, ओके। गुड्स मतलब कि जो हमारा कंसिडरेशन है, जो हमारा कंसिडरेशन है वो हमारा गुड्स होने चाहिए। एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, फ्यूचर हो सकते हैं, फिर कंटिंजेंट भी हो सकते हैं। इन तीनों गुड्स का या तो मैं सेल करूं या फिर एग्रीमेंट टू सेल करूं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पेरिशिंग मतलब अगर मान लो गुड्स हमारे टाइम से पहले खराब हो गए तो क्या होगा वो हम देखेंगे इसमें। बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अभी बना नहीं है, बातचीत ही चल रही है और गुड्स हमारे खराब हो गए, तो जिस गुड्स पे कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो हमारा वॉइड माना जाएगा। बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, मतलब मैंने एग्रीमेंट कर लिया था कि 1 महीने बाद में गुड्स को सेल करूंगा, और अगर वो गुड्स खराब हो गए हो तो वो भी हमारा वॉइड माना जाएगा। इसमें कंडीशन क्या है कि किसी का भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। फ्यूचर गुड्स अगर खराब हो गए तो उसको बोलते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कि पहले तो वैलिड थे अब खराब हो गए वो, तो उसमें भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तीनों बस कैटेगरीज अलग है, आंसर इनका बिल्कुल सेम है, वॉइड बस। सो लास्ट टॉपिक दैट इज असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने की इसमें 100% चांसेस है, मार्क इट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। अब प्राइस असर्टेन कैसे करा जाएगा? प्राइस को पता कैसे किया जाएगा? प्राइस कैलकुलेट कैसे करा जाएगा? या तो हम कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर दें, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर दे क्या कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में डाल दे कि 25 रुपए किलो के हिसाब से दिया जाएगा, तो वो माना जाएगा। फिक्स बाय द मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैंने एक मैनर फिक्स कर दी कि इस मैनर से प्राइस पता लगेगा। लेट्स से मैंने उसमें बोल दिया कि मिस्टर सी जो प्राइस बताएगा वो हम डिसाइड कर लेंगे, तो मैंने वो मैनर बता दी उसमें कि मिस्टर सी जो डिसाइड करेगा वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो मैनर के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। या फिर बाय कोर्स ऑफ डीलिंग, या फिर पार्टीज का जो पास्ट एक्सपीरियंस चल रहा है, पास्ट रिकॉर्ड जो चल रहा है, उसके बेस पे भी मैं प्राइस डिसाइड कर सकता हूँ, ओके। लेट्स से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस चीज का है कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को आप गुड्स डिलीवर करोगे एट द रेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू जो भी होगी वो एक्सेप्टेबल मानी जाएगी। अब पहले महीने लेट से 10 रुपए में बेचा, अगले महीने प्राइस बढ़ के 12 हो गया, तो ये इंप्लाइड है ना कि इस बार जो गुड्स आएंगे वो कितने रुपए में आएंगे? 12 रुपए में आएंगे, तो बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। अब वेयर प्राइस एग्री टू बी फिक्स बाय द थर्ड पार्टी वैल्यूएशन, मतलब जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी गई हो कि प्राइस कैसे पे होगा, जैसे थर्ड पार्टी डिटरमाइन करेगी, और थर्ड पार्टी ने अगर वैल्यूएशन नहीं करी
तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो void माना जाएगा। और या फिर कोई भी थर्ड पार्टी को प्रिवेंट कर रहा है वैल्यूएशन करने से, कोई भी पर्सन थर्ड पार्टी को वैल्यूएशन करने से प्रिवेंट कर रहा है, तो जो पार्टी एट फॉल्ट है ना, जो फॉल्टिंग पार्टी है, वो डैमेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब अगर बायर ने कुछ गुड्स रिसीव कर लिए, ओके, और कंज्यूम भी कर लिए, प्राइस पता नहीं है, तो कितना प्राइस वो पे करेगा, वो रीजनेबल प्राइस पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो ये हमारी यूनिट नंबर 1, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जल्दी करेंगे यूनिट नंबर 2। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।